जय हिंद साथियों। चर्चा करेंगे 9 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। शुरुआत करेंगे स्किल इंडिया प्रोग्राम से। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है स्किल इंडिया प्रोग्राम का कंटिन्यूएशन। याद रखना है, स्किल इंडिया प्रोग्राम को अब कंटिन्यू किया जाएगा। स्किल इंडिया प्रोग्राम कब से कब तक कंटिन्यू किया जाएगा? तो 2022-23 से 2025-26 तक इसको कंटिन्यू रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत स्किल्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कितना आउटले हुआ है? तो 8800 करोड़ का आउटले दिया गया है स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए कंटिन्यूएशन पीरियड में। इसके अंतर्गत तीन जो स्कीम्स है उनको इंटीग्रेट किया जाएगा, आपस में अलाइन कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा, और वो कहलाएंगी स्किल इंडिया प्रोग्राम। तो कौन कौन सी स्कीम्स को इंटीग्रेट किया गया है स्किल इंडिया प्रोग्राम में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, ये एक स्कीम को इंटीग्रेट किया गया है। दूसरी स्कीम जो कि इंटीग्रेट हुई है स्किल इंडिया प्रोग्राम में वो है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, पीएम नैप्स। और जो तीसरी स्कीम है जिसको स्किल इंडिया प्रोग्राम में इंटीग्रेट किया गया है वो है जन शिक्षण संस्थान स्कीम। तो ये जो तीन स्कीम्स हैं इनको इंटीग्रेट कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है स्किल इंडिया प्रोग्राम में। कौन कौन सी स्कीम्स है देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और जन शिक्षण संस्थान। ठीक है, जन शिक्षण संस्थान स्कीम, ये तीन स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया है स्किल इंडिया प्रोग्राम में, जिसकी अवधि बढ़ा दी गई है 2025-26 तक, और जिसका बजटरी आवंटन हुआ है, जिसका आवंटन हुआ है 8800 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो स्ट्रक्चर्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, साथ ही साथ कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग को भी सपोर्ट करना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव रहे हैं स्किल इंडिया प्रोग्राम के। टारगेट बेनिफिशियरीज मेनली अर्बन और रूरल पॉपुलेशन होंगी, इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। मिनिस्ट्री ऑफ इंचार्ज कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करेगी स्किल्स अंडर स्किल इंडिया प्रोग्राम। अभी तक स्किल इंडिया प्रोग्राम में 2.27 करोड़ बेनिफिशियरीज ज्वाइन हो चुके हैं। इम्पैक्ट क्या होगा? वोकेशनल एजुकेशन को इंप्रूवमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, एनहांस होंगी, और वर्कफोर्स स्किल्स तैयार किया जाएगा इंडिया में। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए स्किल इंडिया प्रोग्राम को कब इंडिया में लॉन्च किया गया था। एग्जैक्ट डेट बताइएगा, सिर्फ ईयर मत बताइएगा, एग्जैक्ट डेट कब लॉन्च किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको कब लॉन्च किया गया। करंट अफेयर्स में इसका सेक्शन इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि इस एग्रीकल्चर मार्केट में, इस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केट में 10 नई एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ इंक्लूड की गई हैं। तो हम वो न्यूली एडेड कमोडिटीज़ देखेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कब आया था, किसने लॉन्च किया था, कौन सी मैनेजिंग एंटिटी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को मैनेज करती है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ई नैम है ये। ठीक है, ई नैम, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड, वेब ऑपरेटेड एक प्लेटफॉर्म है, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ की। इससे क्या होता है? इससे जो प्राइस डिस्कवरी होती है किसी भी कमोडिटी की, प्राइस डिस्कवरी वो ट्रांसपेरेंट होती है, और कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन बिडिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है प्राइस डिस्कवरी में। ठीक है, तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केट। इसको लॉन्च कब किया गया था, किसने किया था? तो दिस वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉन्च डेट थी 14 अप्रैल 2016। मोदी जी ने लॉन्च किया था इसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, ई नाम को, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को। मैनेजिंग अथॉरिटी है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, SFAC। टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड करता है ई नाम को? तो NFCL का आई किसान डिवीजन है, ये जो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। पर्पस क्या है? तो अभी हमने आपको बताया, ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज, साथ ही साथ इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी फॉर फार्मर्स थ्रू अ कंपेटिटिव ऑनलाइन बिडिंग सिस्टम। रीसेंट एक्सपेंशन में देखें तो 10 नई एग्रीकल्चर कमोडिटीज को ऐड किया गया है। फॉर्मुलेटिंग अथॉरिटी है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। टोटल कमोडिटीज आफ्टर इंक्लूडिंग 10 न्यू कमोडिटीज इज 231। ठीक है, तो आपको याद रखना है 231 कमोडिटीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड किया जाता है जिनको। ठीक है, नई एग्रीकल्चर कमोडिटीज कौन कौन सी ऐड हुई है तो देख लेते हैं। तो पहले पे है ड्राइड तुलसी लीव्स, सेकेंड पे है बेसन चिकपी फ्लोर, थर्ड पे है व्हीट फ्लोर, फोर्थ पे है चना सत्तू, फिफ्थ पे है वाटर चेस्टनट फ्लोर, सिक्स्थ है असोफतीदा, सेवेंथ है ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स, एट्थ है वाटर चेस्टनट, चेस्टनट पता है ना आपको, सिंघाड़ा,
9th है बेबी कॉर्न और 10th है ड्रैगन फ्रूट। ठीक है, तो ये जो 10 कमोडिटीज़ हैं ये ऐड की गई हैं इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में। और टोटल कमोडिटीज़ कितनी हो गई हैं जिनको ट्रेड किया जाएगा, तो 231 हो गई हैं। 231 कमोडिटीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में ऐड की गई हैं। फिर चर्चा करते हैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने AI एनेबल्ड नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन लॉन्च की है 2.0। आपको याद रखना है AI एनेबल्ड कंज्यूमर हेल्पलाइन किसने लॉन्च की है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने AI एनेबल्ड नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन लॉन्च की है। इससे क्या होगा, इससे जो कंज्यूमर का ग्रीवेंस रिडर्सल है वो तेजी से होगा यूजिंग AI। सेक्टर वाइज एनालिसिस प्रोवाइड किया जा सकता है, साथ ही साथ कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है और एफिशिएंसी है दोनों को ही इम्प्रूव किया जा सकता है। RBI ने फॉर्म किया है एक वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट टाइमिंग्स ऑफ रेगुलेटेड मार्केट्स। तो जो स्टॉक मार्केट्स होते हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, आपने देखे होंगे स्टॉक मार्केट्स स्पेसिफिकली, उनकी जो टाइमिंग है ट्रेडिंग की और सेटलमेंट की, जो भी शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं उनका सेटलमेंट होता है। तो और जो खरीदे बेचे जाते हैं उसको ट्रेडिंग कहते हैं, और जो सेटलमेंट होता है जब आपके अकाउंट में वो डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसको सेटलमेंट कहते हैं। तो ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट टाइमिंग्स को रिव्यू करने के लिए RBI ने क्या किया है, एक वर्किंग ग्रुप फॉर्म किया है। ठीक है, तो रेगुलेटिंग अथॉरिटी RBI ने क्या किया है, हेड ऑफ वर्किंग ग्रुप में स्टैब्लिश किया है राधा श्याम राठौर जी को, जो कि क्या करेंगे, जो कि रिव्यू करेंगे ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट टाइमिंग्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेटेड बाय RBI। तो जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं रेगुलेट किए जाते हैं RBI द्वारा, उनके लिए रिव्यू सिस्टम स्टैब्लिश किया जाएगा। रिव्यू वर्किंग ग्रुप स्टैब्लिश किया गया है, किसने, RBI ने स्टैब्लिश किया है। किसकी अध्यक्षता में, तो ये हेड करेंगे राधा श्याम राठौर जी। राधा श्याम राठौर जी जो कि RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनकी अध्यक्षता में, उनकी चेयरमैनशिप में वर्किंग ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया गया है, स्टैब्लिश किया गया है। 30 अप्रैल 2025 तक इनकी जो है रिपोर्ट सबमिट होने की संभावना है। करंट मार्केट टाइमिंग्स इंडिया में कितने हैं, तो टिपिकली बिटवीन 9 AM to 5 AM। ठीक है, मार्केट्स कौन से कवर है, जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेटेड बाय RBI। अब इससे क्या है, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या है, तो मार्केट टाइमिंग्स जो पॉसिबल चेंज होंगे तो ट्रेडिंग और सेटलमेंट प्रोसेस में एफिशिएंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये सारी चीज़ें होंगी जब जो है मार्केट टाइमिंग्स को रिफ्लेक्ट किया जाएगा करेंट अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, फिर चर्चा करते हैं 53rd मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की। तो 53rd मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्टैब्लिश 53 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को होस्ट किया गया था 5 फरवरी से 7 फरवरी 2025 तक। इसमें नए चेयरपर्सन जो कि गवर्नर है RBI के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि संजय मल्होत्रा जी हैं। इससे पहले रजनीकांता दास जी थे जो कि रिटायर हो गए हैं, अब संजय मल्होत्रा जी ने उनको सक्सीड किया है। सॉरी, उनका नाम शक्तिकांता दास है, रजनीकांत मुंह से निकल गया, माफ कीजिएगा, शक्तिकांत दास है उनका नाम। चेयरपर्सन जो थे संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में ये 53rd मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को होस्ट किया गया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के और मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो डॉक्टर नागेश कुमार, सौगता भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर राजीव रंजन और M राजेश्वर राव। तो ये लोग भी जो थे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे। पॉलिसी ने क्या डिसीजन लिया है, पॉलिसी डिसीजन क्या हुआ था, तो रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से घटा दिया गया है, ठीक है, टू 6.25%। तो पहले रेपो रेट होता था 6.5%, अब वो घट के हो गया है 6.25%। जब रेपो रेट कम होता है तो उसी तरीके से और जो है और जो रेट्स होते हैं वो भी कम ज़्यादा हो जाते हैं। पहले स्टैंडिंग डिपॉजिटिव फैसिलिटी रेशियो जो था वो क्या था, वो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो रेट था वो 6.25% था, अब वो 6% हो गया है। इसी तरीके से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पहले 6.75 था, उसको भी 0.25% से घटा के 6.50% पे ले आए हैं। और बैंक रेट भी प्रीवियसली जो 6.75% था उसको भी 6.5% पे ले आया गया है पॉलिसी डिसीजन में, रेपो रेट को कम करने के बाद। तो रेपो रेट एक एंकर्ड रेट होता है जिसके चेंज होने से और भी जो रेट्स होते हैं उनको एडजस्ट किया जाते हैं। सिग्निफिकेंस इस बात का ये है कि ये पहला रेपो रेट कट है इन 5 सालों में। आखिरी जो रिडक्शन हुआ था रेपो रेट में वो मई 2020 में हुआ था। मई 2020 में जाके अब जाके 2025 में 5 साल बाद जो है पहला रेपो रेट कट
किया गया है। अब इससे क्या होगा, इससे लोन सस्ते हो जाएंगे, EMIs कम हो जाएंगी और बहुत आसानी रहेगी, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी। लास्ट रेपो रेट को हाइक कब किया गया था, तो रेपो रेट को हाइक किया गया था फरवरी 2023 में, ठीक है, जब बढ़ा के 6.5% कर दिया गया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रियल GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है 6.7% 2025-26 के लिए, और CPI इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट किया है 53rd मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 4.2%। नेक्स्ट MPC की मीटिंग कब होगी, अप्रैल 7 से अप्रैल 9 2025 तक। तो ये चर्चा हो गई 53rd मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग की। अग्रीमेंट्स एंड पार्टनरशिप की चर्चा करते हैं। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अमेजॉन के साथ पार्टनरशिप की है बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट्स टू 200 बिलियन टू 300 बिलियन डॉलर्स। तो 200 से 300 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स करने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अमेजॉन के साथ पार्टनरशिप की है। इनिशियली ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 2023 नवंबर में। टारगेट जो बेनिफिशियरीज होंगे वो इंडियन MSMEs होंगी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो छोटे बिजनेस को बढ़ा के क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ाया जाएगा। एक्सपोर्ट की वैल्यू याद रखिएगा 200 टू 300 बिलियन डॉलर्स बाय 2030 थ्रू ई कॉमर्स की मध्यस्थता से 200 से 300 बिलियन डॉलर तक एक्सपोर्ट बढ़ाया जाएगा, निर्यात बढ़ाया जाएगा 2030 तक। इसके लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अमेजॉन के साथ पार्टनरशिप की है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात करें तो अमेजॉन के एक्सपोर्ट नेविगेटर टूल को यूज किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के ट्रेड कनेक्ट पोर्टल से, जिससे क्या होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेशंस दिए जाएंगे अक्रॉस 47 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। नेक्स्ट पार्टनरशिप की चर्चा करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक्सपो सिटी दुबई के साथ पार्टनरशिप की है। इसका पर्पस क्या है, इंटरनेशनल अर्बन कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए फिक्की ने एक्सपो सिटी दुबई के साथ पार्टनरशिप की है। इससे क्या होगा, इससे 2025 का जो एशिया पैसिफिक सिटीज समिट है और मेयर्स फोरम है जो कि दुबई में होस्ट किया जाएगा, उसमें इंडियन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ सिटीज इन एक्शन फोरम 2025 भी जो है होस्ट किया जाएगा दुबई में, और इससे भी इंडियन पार्टिसिपेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल पाएगी। अलाइनमेंट विद इंडियन इनिशिएटिव, तो इंडियन इनिशिएटिव्स जो हैं जैसे कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन, अमृत योजना, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इससे क्या होगा, एक्सपो सिटी दुबई में इन इनिशिएटिव्स को काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज किया जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इनके लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या है, तो इंडियन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ग्लोबल अर्बन डेवलपमेंट में, साथ ही साथ कॉपरेशन बढ़ेगा स्मार्ट सिटीज़ इनिशिएटिव्स में। कोई और कंट्रीज होंगी वो स्मार्ट सिटीज़ में अपना योगदान देना चाहेंगी टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली, तो इसके लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक्सपो सिटी दुबई के साथ पार्टनरशिप की है। साइंस एंड टेक की चर्चा करें तो इसरो ने लॉन्च किया है फीस्ट सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा इसरो ने लॉन्च किया है फीस्ट सॉफ्टवेयर। कहाँ पे लॉन्च किया था, तो 8th नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर फीस्ट यूजर्स मीट NAFED 08 में लॉन्च किया गया था। ये कहाँ पे किया गया था, IIT हैदराबाद में ये लॉन्च किया गया था फीस्ट सॉफ्टवेयर। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बेंगलुरु में, ठीक है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, IIT हैदराबाद में। क्या ऑर्गेनाइज किया गया था, 8th नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स फीजर्स यूजर समिट NAFED 08। इसमें क्या लॉन्च किया गया है, इसमें फीस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। फीस्ट का क्या फुल फॉर्म है, तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है फीस्ट का पूरा नाम है। डेवलप किसने किया है इसको, तो इसरो के VSSC, यही है VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बेंगलुरु ने डेवलप किया है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर फीस्ट सॉफ्टवेयर को। इससे क्या है, इससे जो है स्ट्रक्चरल रिएक्शंस प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं टू वर्ल्ड फोर्सेस लाइक स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड टेम्परेचर वेरिएशंस। बेनिफिट क्या है, इंडिजिनस है, स्वदेशी निर्मित है, कस्टमाइजेबल है, अपने हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और ऑल्टरनेटिव टू फॉरेन स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। जो फॉरेन स्ट्रक्चर एनालिसिस सॉफ्टवेयर है वो उनके बेस्ड है, वो इंडिया की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया ने खुद का फीस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। किसने डेवलप किया है, इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बेंगलुरु ने इसको डेवलप किया है। तो याद रखिएगा फीस्ट का क्या काम है, फीस्ट का नाम है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। फिर चर्चा करते हैं
चांग 8 लूनर मिशन की, तो चांग 8 लूनर मिशन को ज्वाइन करेगा पाकिस्तान। ठीक है, याद रखना है चांग 8 लूनर मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, 2028 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, तो कोलैबोरेटिंग एजेंसीज होंगी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन सुपारको, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती है, और चाइना की चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या है, इससे साइंटिफिक कोलैबोरेशन पाकिस्तान और चाइना के बीच बढ़ेगा। पाकिस्तान का रोल क्या रहेगा चांग 8 लूनर मिशन में, तो ये डेवलप करेगा 35 kg लूनर रोवर टू एक्सप्लोर मून का साउथ पोल। मून का साउथ पोल, चांद का दक्षिणी ध्रुव को एक्सप्लोर करने के लिए पाकिस्तान जो है डेवलप करेगा 35 kg लूनर रोवर। चांग 8 मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ये टेस्ट करेंगे टेक्नोलॉजीज फॉर बिल्डिंग लूनर साइंटिफिक बेस, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे, इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन का असेसमेंट करेंगे, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैसे सस्टेन कर सकता है मून पे, इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। चाइना लूनर एक्सप्लोरेशन विजन की बात करें तो मून के साउथ पोल पे परमानेंट लूनर बेस लगाना है चाइना को, ऐसा कहना है चाइना का, बाय 2035। तो 2035 तक परमानेंट लूनर बेस इस्टेब्लिश करेगा चाइना मून की साउथ पोल पे, ये भी आप याद रखिएगा। फिर चर्चा करते हैं, वर्ल्ड के पहली बार कंगारू एम्ब्रियो को क्रिएट किया गया है IVF की मदद से। ठीक है, इंट्रोवर्ट क्या कहते हैं इसको, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद से पहली बार कंगारू एम्ब्रियोज को क्रिएट किया गया है। कहाँ पे क्रिएट किया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, क्रिएट किया गया है। पहली बार कंगारू का एम्ब्रियोज क्रिएट किया गया है यूजिंग IVF टेक्नोलॉजी। IVF जो है कॉमनली यूज होता है ह्यूमन और डोमेस्टिक एनिमल रिप्रोडक्शन में, बट लार्जली एक्सप्लोर्ड इन मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स कौन से होते हैं, तो मार्सुपियल्स कैंगरू होते हैं। ठीक है, तो कैंगरू, पहली बार कैंगरू एम्ब्रियोज को क्रिएट किया गया है यूजिंग IVF। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन ने अनवील किया है ट्राई सर्विसेज ट्रैक। ट्राई सर्विसेज ट्रैक क्या है, मतलब ऐसा ट्रैक होगा जो कि 3 जगहों से गुजरेगा, 3 जगहों से पास होगा, ऐसा ट्रैक होगा, 3 बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस से पास होगा, इसको ट्राई सर्विसेज कहा गया है। एक्सपेडिशन का नाम क्या होगा, लॉर्ड बुद्धा ट्री नेशन ट्राई सर्विस एक्सपेडिशन। ट्री नेशन तो 3 देशों से निकलेगा, गुजरेगा ये ट्राई सर्विस का एक्सपेडिशन। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज किया है, तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन ने, इन कोलैबोरेशन विद आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, हो सकता है आपको ऑप्शन में ये दे दें कि इंडिया, नेपाल और भूटान के साथ हुआ है, या नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ हुआ है ट्राई सर्विसेज ट्रैक। तो याद रखना है आपको, ये इंडिया, नेपाल और श्रीलंका के साथ ये ट्रैक किया जा रहा है, ट्राई सर्विसेज ट्रैक, जिसके अंदर आर्म फोर्सेज इन्वॉल्व होंगी, इंडिया की, नेपाल की और श्रीलंका की। एक्सपीडिशन का रूट क्या होगा, लुम्बिनी, नेपाल से। लुम्बिनी में क्या हुआ था, तो लॉर्ड बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये एक्सपेडिशन रूट, तो यहाँ लुम्बिनी, नेपाल से गाले, श्रीलंका में जाएगी, कवरिंग सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट हेरिटेज। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना पीस, हार्मनी, टूरिज्म और एनवायरमेंटल अवेयरनेस को। कहाँ कहाँ पे होगी देखते हैं, तो इंडिया में कहाँ कहाँ से ये ट्रैक गुजरेगा, इंडिया में सारनाथ से गुजरेगा, जो कि प्लेस है बुद्धा के पहले सरमन की। बोध गया से गुजरेगा, साइट ऑफ बुद्धाज एनलाइटनमेंट। नालंदा से गुजरेगी, एंशियंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है नालंदा। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, जो कि मेजर बुद्धिस्ट साइट है, वहां से गुजरेगी। और उदयगिरी ओडिशा से भी गुजरेगी, जो कि हिस्टोरिकल बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। ठीक है, तो यहां से इंडिया में गुजरेगी। फ्लैग ऑफ होगी इंडिया से, मतलब फ्लैग ऑफ मतलब शुरुआत की जाएगी इंडिया से 19 फरवरी 2025 को बोध गया, इंडिया से। कौन फ्लैग ऑफ करेगा, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी इसको फ्लैग ऑफ करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। याद रखना है, करंट प्रेसिडेंट नहीं, फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी बोध गया से इसको फ्लैग ऑफ करेंगे 19 फरवरी 2025 को। कंक्लूजन कब होगा इस एक्सपेडिशन का, इस ट्राई सर्विसेज ट्रैक का, तो 5 मार्च 2025 को जाफना, श्रीलंका में इसको क्या किया जाएगा, इसको कंक्लूड किया जाएगा। तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर हरिनी अमर सूर्या जो है इसको कंक्लूड करेंगे। तो याद रखना है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के ट्राई सर्विसेज ट्रैक के बारे में।
फिर चर्चा करते हैं हिंदू टेम्पल की। तो सदर्न हेमिस्फीयर में लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल खोला गया है जोहानिसबर्ग में। याद रखना है आपको, जोहानिसबर्ग में, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, वहां पे सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल खोला गया है। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर का हिंदू टेम्पल है, ठीक है, याद रखना है। वैसे तो सबसे बड़ा कहाँ है, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तो सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल जोहानिसबर्ग में खोला जाएगा, ठीक है। ये पार्ट किसका है, तो बैप्स, जिसने अभी हाल में ही यूएई में भी मंदिर खोला था, बोचनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था जो है, इन्होंने, इनके द्वारा हिंदू टेम्पल को उद्घाटन किया गया है, स्टैब्लिश किया गया है सदर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पे, जोहानिसबर्ग में। इसका अनावरण किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था महंत स्वामी महाराज जी द्वारा, जो कि 90 वर्ष के हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, BAPS के, ठीक है। लोकेशन और साइज क्या है, तो लैंड एरिया जो है इसका जोहानिसबर्ग के हिंदू टेम्पल का, वो है 14.5 एकड़ प्लॉट में फैला हुआ है, नॉर्थ राइडिंग जोहानिसबर्ग में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पोर्ट्स की चर्चा करें तो फीफा क्या है, इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। रीजन क्या है सस्पेंशन का, इनका रीजन ये है कि इन्होंने जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे अमेंडमेंट नहीं हुए हैं फॉर स्मूथ एंड फेयर गवर्नेंस ऑफ फुटबॉल इन पाकिस्तान, ठीक है। तो इसके लिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया है फीफा से, ठीक है। इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया है, क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन ने क्या किया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर पाए हैं, जिससे फेयर गवर्नेंस एक्सपेक्ट किया जा सके, जिसकी वजह से सस्पेंशन हो गया है, ठीक है। और ये तीसरा सस्पेंशन है, 2017 से 3 बार पाकिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन जो है सस्पेंड हो चुका है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन 3 बार सस्पेंड हो चुका है 2017 से। एमी मैग्वायर की बात करते हैं तो एमी मैग्वायर जो है आयरलैंड की क्रिकेटर है, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है बॉलिंग से। क्यों, इलीगल बॉलिंग एक्शन की वजह से, ठीक है। इलीगल बॉलिंग एक्शन की वजह से आयरलैंड की क्रिकेटर है एमी मैग्वायर, इनको इंटरनेशनल क्रिकेट बॉलिंग से सस्पेंड कर दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में ये बॉलर हैं एमी मैग्वायर, जो कि आयरलैंड से खेलती हैं, क्या खेलती हैं, क्रिकेट खेलती हैं। तो इनको क्या किया गया है, इलीगल बॉलिंग एक्शन की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो ऑफिशियल सॉन्ग टाइटल रिलीज किया गया है। ऑफिशियल सॉन्ग टाइटल का नाम है जीतो बाजी खेल की, ठीक है। ऑफिशियल टाइटल रिलीज किया गया है आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, जिसको होस्ट किया जाएगा पाकिस्तान में, जिसको खेला जाएगा पाकिस्तान में। याद रखिएगा, आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी, इसका ऑफिशियल सॉन्ग टाइटल रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है जीतो बाजी खेल की। इसके सिंगर हैं आतिफ असलम, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला सिद्दीकी, और लिरिसिस्ट है अदनान ढोल और असफंदेर असाद। तो ये लोग हैं जो कि ऑफिशियल सॉन्ग टाइटल से एसोसिएटेड है आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के। रिद्धिमान साहा जो कि इंडियन विकेट कीपर बैटर हैं, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, ठीक है। रिटायरमेंट अनाउंस किया है किसने, रिद्धिमान साहा जी ने, फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो क्रिकेटर है रिद्धिमान साहा जी, जिन्होंने रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया है। इन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया था फरवरी 2010 में, और फरवरी 2025 में इन्होंने क्या किया है, अनाउंसमेंट किया है अपने रिटायरमेंट का।